सबसे पहली बात यह है कि मैं वापस आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि कैलकुलस भले ही ख़त्म हो गई हो पर आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म नहीं हुई है और तब तक भी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप पढ़ते रहेंगे। कैलकुलस मैथ्स का वो पार्ट है जो कि आपकी पढ़ाई के अंत तक चलता रहेगा आपके साथ, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आपने पढ़ा वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चलेगा जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी। इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये पार्ट, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप जितना मैक्सिमम हो सके आप कैलकुलस का रिविज़न करिए, जितना मैक्सिमम हो सके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुछ लोग 10-10 रिवीजन कर डालते हैं। आप 1-2 रिवीजन करते में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 रिवीजन कर लेते हैं सिलेबस का और हो भी जाता है। कोई दिनों बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हम लेकिन यहाँ कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं और उसमें अगर हम नए की बात करें तो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। ये वही वेक्टर है जिस वेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी, कहाँ, फिजिक्स में। याद करिए, हमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है, वही वेक्टर है। सही मायनों में वेक्टर असलियत में मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है। हमने फिजिक्स में इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसलिए वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का नाम है और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप मुझे लगता है ऑलरेडी जानते होंगे। जैसे जानने वाली चीज़ों को भी हम शुरू में पहले बताएंगे और पढ़ेंगे, मतलब है नहीं कि हमें जो पता है उसको हम सीधे उसको हटाएं और सीधे बढ़ें। देखते हैं क्या क्या पता है क्या नहीं पता है। जो पता है उसको बहुत अच्छी बात, नहीं पता उसको पता कर लेना है। क्या किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का सहारा लेते हैं। इस एरो की लेंथ जो होती है, एरो की लेंथ, पहली बात, किसी भी एक वेक्टर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर दो चीज़ें रखता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। तो एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है ना, एरो लेंथ, ठीक है ना, LENGTH, ओके। एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को बताएगी और एरो का जो हेड है वो डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, डायरेक्शन, क्लियर। ये यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट है, मतलब जहाँ से ये इनिशिएट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात, कोई बड़ी बात तो नहीं है ये, बहुत अच्छे। रही बात इसकी, कुछ ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करते हैं चीज़ों को, कुछ विदाउट ग्राफ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर ग्राफिकली बनाने की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग ऐसे ही शो करेंगे, एरो बनाएंगे, उस एरो की लंबाई को एक यूनिट मान करके बना लेंगे। जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ को आप वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड तो हो गया क्या, मैग्नीट्यूड, और टूवर्ड्स नॉर्थ हो गया क्या, डायरेक्शन। तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों शो करनी है, तो आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 30 मीटर पर सेकंड कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। तो हम 3 सेंटीमीटर का एक एरो बनाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, समझ में आ रही बात ना। जैसे सपोज करिए कि आप ये जान ही रहे होंगे कि ये इधर की तरफ क्या ईस्ट, इधर की तरफ क्या वेस्ट, और ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ, और नीचे की तरफ क्या है साउथ। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक एरो बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे, नॉर्थ की ओर रखेंगे। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो, पक्का, बहुत अच्छे, एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, अब ये वेक्टर बनाने के साथ साथ अगर हम इसके बारे में बात कर लें कि ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस, और ये क्या होती है जेड एक्सिस, क्लियर है। अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है तो इसका सीधा मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब मतलब कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लीजिए स्पेस में या कहीं प्लेन में, अगर प्लेन में लाई करेगा तो उसके पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट होंगे। अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई कर रहा होगा तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, हालांकि उसका तीसरा कोऑर्डिनेट भी होता है, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि टोटल प्लेन कितने बनते हैं 3D में, टोटल कितने प्लेन बनते हैं, प्लेन 3 बनते हैं, 3D में 3 प्लेन बनते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब वैसे भी ये 3D है, समझो, वेक्टर अलजेब्रा और 3D मिलके पढ़ाया जाता है, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। तो 3D हमने जो 11th में पढ़ा था उसके बेस पर आपको बताना है कि कितने प्लेन होते हैं टोटल, 3। कौन कौन से 3, वेरी गुड, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक्स वाई प्लेन पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड का कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0, वेरी गुड। मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन पर आप कहीं भी घूमते फिरिए, पूरे एक्स वाई प्लेन पे कहीं भी घूमिए, लेकिन उसका जेड हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्लियर। वाई जेड प्लेन पर कौन 0 होता है, एक्स, एक्स जेड प्लेन पर कौन 0 होता है, वाई, क्लियर है।
एक जब 3D फिगर बनाते हैं तो उसमें कितने फेसेस होते हैं? जैसे मान लीजिए 3 प्लेन से मिलकर जो एक 3D फिगर बनेगा उसमें कितने फेस होंगे? 6 फेस 6 होते हैं। जैसे जो क्यूबॉइड है, जो कमरा बना है, 3D में है कि नहीं है? 3D में हर वो चीज़ पाई जाती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। इस कमरे में लेंथ है कि नहीं है? ब्रेथ है कि नहीं है? हाइट है कि नहीं है? तो सर लेंथ, ब्रेथ और हाइट रखने वाली कोई भी चीज़ 3D कहलाती है। क्लियर? ओके। पानी पी लेगा ना, थोड़ा सा बस गया ना, 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार, किसी और को चाहिए होगा तो ले लेना भाई, ठीक है। सुनो, मतलब 3D में x, y, z, zx 3 प्लेन हो गए, लेकिन फेस जैसे इस कमरे में कितने फेस हैं? 6 फेस, लेकिन प्लेन कितने हैं अभी भी इस कमरे में? 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैंने इस कमरे की इस वाली एक्सिस को x एक्सिस, इस वाली एक्सिस को y एक्सिस और इस वाली एक्सिस को z एक्सिस माना, क्लियर है? ध्यान से देखना, इस वाली एक्सिस को x एक्सिस, इस वाली एक्सिस को y एक्सिस और इस वाली एक्सिस को z एक्सिस माना, तो ये कमरा किस ऑक्टेंट में आ रहा है? 3D में कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं। जैसे 2D में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, तो 3D में 8 ऑक्टेंट होते हैं। ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट बताओ कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है? ये कमरा फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा। x, y और z, तो x, y, z मतलब जी तीनों पॉजिटिव, कौन सा ऑक्टेंट? फर्स्ट। क्लियर? सेकंड ऑक्टेंट में बताओ x कैसा? x पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। बात समझो, x नेगेटिव। अब ध्यान सुनना, ये x पॉजिटिव है, इसके पीछे x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव है, इसके पीछे y नेगेटिव, ये z पॉजिटिव है, इसके नीचे z नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? ये जो x, y, z तीनों पॉजिटिव है फर्स्ट ऑक्टेंट, इसके जस्ट बगल में ये वाला जो है, ये है सेकंड ऑक्टेंट। नहीं समझे? इसके जस्ट बगल में, मतलब इस कमरे के जस्ट बगल में जो कमरा बना है इधर, वो है सेकंड ऑक्टेंट। उसमें x कैसा? नेगेटिव, y लेकिन अभी भी कैसा? और z अभी भी कैसा? पॉजिटिव। सेकंड ऑक्टेंट। थर्ड ऑक्टेंट में आ जाओ। थर्ड में बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये इसके बगल में थर्ड, तो थर्ड में सर x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, लेकिन z समझ में आ रहा है? उसके जस्ट बगल में एक कमरा, चौथे ऑक्टेंट में आ जाओ। मतलब आपने 4 कमरे बनाए अगल बगल, 4 स्क्वायर, तो वहां x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? 5वें ऑक्टेंट में बता दो तो मजा आ जाए। 5वां इसके जस्ट नीचे होगा, इसके जस्ट नीचे, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, लेकिन z नेगेटिव। छठा इसके जस्ट नीचे होगा, सेकंड वाले के जस्ट नीचे, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। 7वें में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव। 8वें में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा दिमाग से काम लेना है। अगर ऑक्टेंट में होगा तो तीनों के तीनों लाई करेंगे, तीनों चीजें काम करेंगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑक्टेंट में नहीं, प्लेन में लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, बोलो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। इस वेक्टर को, ये ओरिजिन है, इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर OA। ओरिजिन से A को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, या पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, पोजीशन वेक्टर वेक्टर OA। क्लियर है ना? लेकिन ये A पॉइंट की पोजीशन को बता रहा होगा, इतने में कोई डाउट है? नहीं। अगर मैंने कहा ये पॉइंट यहां लाई कर रहा है B, अब है ना, ये पॉइंट यहां कोई लाई कर रहा है B, तो बोलो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर OB। क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर OB। क्लियर है ना? ये मतलब ये A का पोजीशन वेक्टर, ये OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। लेकिन अगर मैं पूछूं ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रही बात ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे भी अगर तुमसे कोई ये पूछे कि बताओ तुमने कितना डिस्प्लेस कर लिया, तो ओरिजिन से पहली पोजीशन देखो कितनी दूर है, ओरिजिन से फाइनल पोजीशन देखो कितनी दूर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बल्कि माइनस होगा, वही क्या कहलाएगा हमारा? यानी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज, डिफरेंस भी नहीं, चेंज वो, अच्छा चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, तो जो चेंज होगा वो होगा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ गए ना? तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए बी क्या होगा? वेक्टर ए बी बराबर OB माइनस OA। नहीं समझे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है ना। तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बार बार कह रहा हूं इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, आज पहली क्लास है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ घुसाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बेसिक्स है, सब सिर्फ बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। एक तो ये हो गया तरीका, एक रास्ता और भी है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर मान लीजिए हमने किन्हीं दो वेक्टर को किसी एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया, तो जो थर्ड साइड होगी उस ट्राइंगल की, क्लोजिंग साइड जो उस ट्राइंगल को फॉर्म कर रही होगी, बना रही होगी, कंप्लीट कर रही होगी, वो उन दोनों का सम उस थर्ड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर मैं OA प्लस AB टेकन इन सेम ऑर्डर, इफ द टू एडजेसेंट वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है ना, देन देयर रिजल्टेंट is taken by the third side taken in opposite order। क्लियर है ना। अगर मैं किन्हीं दो वेक्टर को एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करूं एक सेम ऑर्डर में लेते हुए, तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो उनके रिजल्टेंट को बताएगी। मतलब OA प्लस AB इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। इसलिए अगर तुम्हें अभी भी AB निकालना है तो AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB माइनस OA होगा। बोलो को डाउट हो तो पक्का। अगर मैंने तुमसे कल बार बार कह रहा हूँ, ये खूब आएगा ये अभी क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे पूछा वेक्टर PQ बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, OQ माइनस OP। समझ में आ रहा है। वेक्टर XY क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर OY माइनस OX। समझ रहे हो ना। वेक्टर RS क्या होगा सर, OS माइनस OR। मत कुल मिला जुला के बात समझ में आ रही होगी आपको। क्लियर है पक्का, बहुत अच्छे। यानी कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए R से S के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो OS माइनस OR करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो पक्का, बहुत अच्छे। मतलब मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा कि इसमें कहाँ से कैसे क्या शुरू करना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन क्लास में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सब मैं बता रहा हूँ, जो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब बात आती है एक वेक्टर के टाइप्स की, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर होते कितने तरीके के हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर के टाइप में सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो। अब ये कहेंगे सर ऐसा कौन सा वेक्टर हो जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो उसकी डायरेक्शन कहां से आ गई। फिर बच्चे मैग्नीट्यूड कोई भी ऐसा वेक्टर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा वेक्टर F1 बराबर 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। वेक्टर F1 मतलब फोर्स, वेक्टर F1 इक्वल टू 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेक्टर F2 इज 30 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। What is the resultant of these two F1 and F2? तो जीरो आएगा। लेकिन चूंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट निकाल लो तो आंसर भी वेक्टर में ही देना होगा, इसलिए हम कहेंगे जीरो वेक्टर। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट है वो जीरो, उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो आ गया लेकिन वो एक वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर होता है, दो वेक्टर को ऐड करने से भी वेक्टर ही मिलेगा और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने से भी वेक्टर ही मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो पर्टिकुलर। क्लियर। नेक्स्ट बात है यूनिट वेक्टर। गजब। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो। अब कुछ ना कुछ मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, ये कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, समझ गए ना। यूनिट वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, बस एक चीज लेकिन स्पेसिफिक होती है। बोलो क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड स्पेसिफिक होता है, अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड पक्का 1 होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, वो कंफर्म है। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कोई ना कोई हो, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन हो। अभी हम आए नहीं उस पर, हालांकि अभी फिर थोड़ी देर बाद हम जब डायरेक्शन को भी स्पेसिफिक करने लगेंगे और मैग्नीट्यूड को भी स्पेसिफिक करने लगेंगे तो ये सुपर स्पेसिफिक वेक्टर मिलेगा हमको, एक जिसका मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफिक। डू यू नो अबाउट द स्पेसिफिक टर्म। स्पेसिफिक का मतलब फिक्स हो जाना, समझ गए ना। जैसे सपोज करो कि मैंने अगर आप लोगों में से जनरली कोई बात कही, जनरली बात की, अरे भाई जरा पानी पिला दियो, तो पानी पिला दियो जरा। अगर मैं बोला भाई जरा पानी पिला दो, तो पानी पिला दो का मतलब मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं है, तो पानी मैं पी पाऊंगा या नहीं पी पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबके सब ये सोचने, अगर ये सोचते रह जाएंगे मुझे थोड़ी ना कहा है, तो समझो मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली कहा पलक जरा पानी देना, तो इसका मतलब है कि अब पानी पीने के चांसेस 100% हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेशली बता दिया कि किसको ये काम करना है। अब उसको ये सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि मैं करूं कि कोई और करेगा।
क्लियर हो रहा है ना। तो स्पेसिफिक का मतलब कि किसी चीज को फिक्स कर देना कि ये काम तुम्हें ही करना है, क्लियर है ना। तो अगर मैंने कहा जिसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स, समझ लो वो कैसा हो जाता है, सुपर स्पेसिफिक। मतलब कैसा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये तीन बड़े स्पेसिफिक वेक्टर हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं, क्योंकि जान रहा हूं ना कि आप इतना तो पढ़ ही रखे हैं, जाहिर सी बात है 11th में आपने इतना तो पढ़ ही रखा है, तो इसलिए उसी को दिमाग में रखते हुए पढ़ा रहा हूं। नहीं तो अभी आपको ये भी मैं बोलता कि देखो भाई ऐसे बनता है, वैसे बनता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। हे बच्चे ध्यान लगाओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो, स्पेसिफिक हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी स्पेसिफिक हो और डायरेक्शन भी स्पेसिफिक हो, उसको भी यूनिट वेक्टर कहते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल यूनिट वेक्टर होता है। वो कौन सा स्पेशल यूनिट वेक्टर होता है, सर ये अगर मेरा x है, ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन x के अलोंग हो, उस वेक्टर को कहा जाता है आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, बार बार कह रहा हूं, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये कहलाएगा आई कैप। क्लियर। सिमिलरली ऐसे ही इधर की तरफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, डायरेक्शन y के अलोंग, तो ये क्या कहलाएगा, जे कैप। इधर की ओर मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन k की ओर, तो k कैप। इसका मतलब आई कैप मतलब क्या, आई कैप मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। कोई मसला है इसमें, कोई मसला तो नहीं ना, बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया, अगर मैंने आपसे बोला वेक्टर ए इक्वल टू 30 आई कैप, बोलिए क्या मतलब निकला इसका, 30 आई कैप यूनिट। यूनिट मतलब पता नहीं अभी ये क्या है, फोर्स भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सर हम कहेंगे ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 30 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। 30 यूनिट का ऐसा, 30 यूनिट का वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही हो, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ऐसे अगर मैंने बोला -30 आई कैप, -30 आई कैप, तो सर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन यूनिट कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना ही है, 30 न्यूटन, मतलब 30 है यूनिट जो भी हो उसकी। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। मैंने बोला अगर वेक्टर बी इक्वल टू है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके 2 हिस्से हैं सर, जिसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, हो सकते हैं, है तो ये एक ही वेक्टर, लेकिन सर हम इसके अब हम देखेंगे इस वेक्टर का असर एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलोंग 2 है और वाई एक्सिस के अलोंग 3 है, मैग्नीट्यूड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं कहूं इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे बोल रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड तो 2 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट, लेकिन अगर मैं कहूं पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फिर हम बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नहीं समझे, मतलब अगर कोई एक वेक्टर आपको एक जनरल वेक्टर की फॉर्म में दिया होगा, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए बराबर है ना, सूर्य प्रताप अब 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं करनी है निगाह अपनी। अगर यहाँ से समझ लोगे तो समझ में आएगा, और यहाँ से नहीं समझोगे, नींव हिला दोगे, इसकी नींव कमजोर रख दोगे, आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आ भी जाएगा तो बहुत कमजोर बिल्डिंग बनेगी, समझ में आ रही बात ना, तो ये ध्यान लगाओ। वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मतलब ये एक ऐसा वेक्टर जिसका एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट, ए एक्स, वाई के अलोंग कितना कंपोनेंट, जेड के अलोंग कितना कंपोनेंट, ए जेड। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो सर √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का 100%, बहुत बढ़िया। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कैसे आया, क्या लगा के, पाइथागोरस लगा के आया, नहीं समझे। देखो देखो, मान लो कि ये वेक्टर है मेरा वेक्टर ए, तो हम x के अलोंग कितना चले, चलो यहाँ बना देता हूँ यार, वहाँ पे अच्छे लग रहा होता है ना उसको। मान लीजिए कि ये वेक्टर है मेरा वेक्टर ए, तो मैं x पे कितना चला ax, y पे कितना चला ay, और z पे कितना चला हूँ az। इस z वाली एक्सिस के अलोंग कितना चलाऊंगा az। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन जब मैं इधर ax चला और इधर ay चला, मुझे ये पता करना है
ये और ये, इसका रिजल्ट ये पता करना है। तो क्या लगाई मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया इसका, अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसके ऊपर कितना चले हैं हम, ए जेड, नहीं समझे, ये ए एक्स ये ए वाई, तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस एरो को बनाऊंगा जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा ए जेड, ये क्या हो जाएगा ए जेड, और ये है ए एक्स प्लस ए वाई का रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा ऐसे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो फिर से वही पाइथागोरस लगा देंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, पक्का, बहुत अच्छे। तो वो जो निकला है मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वो ऐसे ही आया, दो बार पाइथागोरस लगा करके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। मतलब दोनों को ले चल रहा हूँ दिमाग में, बुक भी देख रहा हूँ बार बार, और ये जो मेरी मतलब मुझे बेसिकली जो, अगर मैं बुक बंद कर देता तो फिर अपने हिसाब से सब कुछ बताता, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस भी बनी रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, श्योर, आगे बढ़ जाए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अगली डेफिनेशन, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो हम बोलेंगे टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसे दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं जो कि किसी एक ही लाइन के पैरेलल हों, किसी एक ही लाइन के पैरेलल हों। फिजिक्स में कोलिनियर होने का मतलब, यानी कोलिनियर वेक्टर या मैथ्स में भी कोलिनियर वेक्टर होने का मतलब एक ही लाइन पर होना नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल होना है बस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए यहां पर पैरेलल वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों ही क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का। इसीलिए उसने क्या कहा, ऐसे दो वेक्टर जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल हों, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, बताइए कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर है कि नहीं है, यस सर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर है कि नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कम उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्या मतलब उस बात का, क्लियर, बहुत अच्छे। वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर है कि नहीं है, कोई डाउट है, नहीं। वेक्टर ए वेक्टर बी कोलिनियर है कि नहीं है, हाँ है। इसका मतलब कुल मिला जुलाकर कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना जरूरी है, डायरेक्शन कोई भी रहे, मैग्नीट्यूड कोई भी रहे, ठीक है ना, एक दूसरे का, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, पकड़ में आ रहा है ना ये कोलिनियर वेक्टर्स, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कोलिनियर के बाद बच्चे को इनिशियल वेक्टर्स, कोई इसमें कोई डाउट है, पहले दो वाले, और क्या है, ये तो प्योर कोलिनियर नजर आ रहे हैं, ये तो प्योर कोलिनियर है, प्योर मतलब इसको तो किसी भी बच्चे को कह दूंगा तो कह देगा हाँ सर कोलिनियर है, इनको कहेगा कि इनमें मुझे शक हो रहा है कोलिनियर कैसे हैं सर। तो बच्चे इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दो लाइन के पैरेलल होने के लिए जरूरी शर्त नहीं है कि वो दोनों लाइनें अलग अलग ही होनी चाहिए, इनके बीच में कुछ गैप ही होना चाहिए। क्लियर है, जरा याद करो, जब हम मैथमेटिक्स में प्रूफ करते थे कि ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट कोलिनियर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या करते थे आप, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर आपस में इक्वल है तो ये कोलिनियर है। बोलो, अगर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, अगर वो ये कहते हैं कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। और अगर वो कहते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फिर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर होगा तो कहेंगे ए बी सी कोलिनियर है। बोलो बात समझ ना, हाँ, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हुआ तो कोलिनियर होंगे ना, नहीं समझे, अरे यार ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे तभी तो लाई करेंगे जब ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी ए से सी की दूरी के इक्वल होगी, समझ गए ना। अभी को डाउट है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कोलिनियर हो गया को इनिशियल वेक्टर्स, हाँ वेरी गुड। ऐसे
मोर देन वन वेक्टर्स मतलब एक से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। मतलब को इनिशियल जैसे ये रहा। अरे को इनिशियल मतलब सूरज की किरणें कैसे वेक्टर्स में आएंगी? बोलो ना, सूरज की कितनी किरणें निकलती हैं सूरज से? भाई पता नहीं, इनफाइनाइट किरणें। वो इनफाइनाइट किरणें कैसी हैं? को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि उन सबका ओरिजिन कहाँ पर है? एक ही जगह पर है, और सब के सब यहाँ से वहाँ, कोई किसी भी डायरेक्शन में जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उन सबका चूंकि ओरिजिन क्या है? सेम है, तो इसलिए क्या कहलाएंगी? को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आ रही बात ना? बहुत। क्या चीज़ खोली ना, कैसे हो जाएंगे? नहीं, बात समझो। हे बच्चे ध्यान लगाओ, ये लड़का कह रहा है सर जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, अब मैं क्या बोल रहा हूं? सूरज से निकलने वाली किरणें हैं, दोनों में फर्क है बच्चे, नहीं समझे? सूरज से आने वाली किरणें और सूरज से निकलने वाली किरणों में, दोनों में फर्क है। नहीं बता, समझाओ, चलो समझाओ। क्या फर्क है बताओ ना, तुम दिमाग पे जोर क्यों डाल रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं सूरज से आने वाली किरणें और सूरज से निकलने वाली किरणों में क्या फर्क है? बताओ आदित्य, तुम बताओ क्या फर्क है? भाई आने वाली किरणें हम एक स्पेसिफिक बीम को देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक बीम को देख रहे हैं। इनकमिंग बीम जो है ना वो स्पेसिफिक बीम है। बच्चे सुनो, अब स्पेसिफिक बीम है, और निकलने वाली कोई स्पेसिफिक नहीं भाई, उधर भी निकल सकती हैं। मैंने लेंस इधर रखा है ना, ध्यान लगाओ, मैंने लेंस इधर रखा तो मेरे लिए ये इनकमिंग बीम हुआ ना, समझ गए? क्या इस लाइट से निकलने वाली किरणें ऊपर नहीं जा रही हैं? क्या सारी इधर ही थोड़ी ना आएंगी? तो निकलने वाली का मतलब जैसे एक मोमबत्ती की लो से निकलने वाली किरणें हैं, वो तो सब तरफ निकलेंगी ना, लेकिन आप इस तरफ लेंस रखोगे तो आप कहोगे ये आने वाला बीम है, लेंस पर आने वाला बीम। समझ में आ रही बात ना? अलग हो गया, और उससे बहुत से बीम निकलेंगे, कोई बीम इधर जाएगा, कोई बीम इधर जाएगा, कोई इधर, कोई ऊपर, समझ गए ना? इसलिए तो निकलने वाली में उसमें फर्क हो गया। निकलने वाली मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका एग्जांपल है? को इनिशियल वेक्टर का एग्जांपल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, याद आ रहा है, भूल तो नहीं गए हो? प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऐसे निकलती है चारों तरफ, तो कैसी हैं? को इनिशियल वेक्टर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो इस तरह दिमाग लगाओ, बस कुछ नहीं है भाई, सब कुछ आसान है, सिर्फ दिमाग लगा लो थोड़ा सा, ठीक है? बढ़े आगे, एक बचा केवल डेफिनेशन में, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर another vector which has the same magnitude of another vector but has opposite direction। ऐसे दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो, तो वो दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं? नेगेटिव वेक्टर। समझ गए? अगर मैं जा रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और मेरा फ्रेंड जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से साउथ डायरेक्शन में, तो हम दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। नेगेटिव वेक्टर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मतलब बार बार कह रहा हूं, वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए। अब माइनस साइन लग जाना, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस साइन का लग जाना मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क डालता है? बताओ वरुण। किसी भी वेक्टर के आगे माइनस साइन का लग जाना मैग्नीट्यूड को घटाता है या बढ़ाता है? घटा देता है। देखो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं बताओ तो तुम क्या कह रहे हो? मैं जो, तुम बात को बदल के स्विंग क्यों कर दे रहे हो? बात पे आओ ना, उसी बात पे आओ। मैंने बोला मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है या घटाता है, इसका जवाब दो। तो बोलेंगे ना बढ़ाता है ना घटाता। डायरेक्शन पे क्यों जा रहे हो अभी? उस बात की बात है। पहले बात मैं जो पूछ रहा हूं उसको सुनो। मैंने पूछा किसी वेक्टर के आगे माइनस का लग जाना मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है या घटाता है? जवाब आएगा सर कुछ नहीं करता। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को चेंज करता है, और चेंज भी कैसे करता है? जस्ट अपोजिट कर देता है। ये नहीं कि चेंज करना तो ये भी होता है कि इधर जाती हुई बॉडी की डायरेक्शन को इधर कर दिया, तो दिस इज नॉट द नेगेटिव वेक्टर। ये अगर वेक्टर है तो इसके जस्ट अपोजिट इधर की ओर। समझ में आ रही बात ना? जस्ट अपोजिट, हाँ पीछे होगा। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ नहीं, कैसे कम हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। सुनो, वरुण का डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा,
है ना, वर्म का डिस्प्लेसमेंट एक बार है +30 मीटर और एक बार है -30 मीटर। बोलो वर्म तुमने कितनी दूरी तय की है पहले केस में? पहले केस में कितनी दूरी तय की? दूरी 30 मीटर। और दूसरे केस में डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चे नहीं बताएंगे पूरा। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस कितनी कवर की है, अरे सुन तो लो यार बच्चे मेरे प्यारे। जब मैं पूछ रहा हूं तुमसे इस केस में तुमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो पहले बोलेंगे सर +30 मीटर, मतलब +30 भी मत कहो, बोले 30 मीटर। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर बोलेंगे तुमने अभी कितनी दूरी तय की है, तो अब भी बोलेंगे 30 मीटर, 30 मीटर दूरी। लेकिन एक बार बोलोगे सर मैंने 30 मीटर, पहले केस में 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और दूसरे केस में 30 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये दो चीजें वेक्टर की फॉर्म में तो बिल्कुल अलग, वेक्टर की फॉर्म में ये दोनों बिल्कुल अलग, इनका एक दूसरे, ये दोनों अनइक्वल हैं, लेकिन डिस्टेंस यानी स्केलर फॉर्म में दोनों आपस में इक्वल हैं। बच्चे तुम्हें इधर भी 20 कदम उठाने पड़े, उधर भी 20 कदम उठाने पड़े, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया? सेम। जाके वापस नहीं आए भाई बच्चे, जाके वापस नहीं आए। मैं एक बार यहां खड़ा हूं ओरिजिन पे, एक बार इधर जाऊं, अब फिर मैं यहीं से ही देख रहा हूं पीछे जाऊं, तो मैंने दूरी कितनी तय की इधर की तरफ? पहले केस में भी। अब ये मत करो कि वापस आने वाली, फिर तो दूरी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बंदा यहां खड़ा है, यहां से 30 मीटर जाके फिर पीछे 30 मीटर चला गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की बोलो? तो जवाब आएगा 90 मीटर। एक बार 30 जाने में और फिर ये 60 आने में, तो 90 मीटर, समझ गए ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ? अभी भी -30। ये वाला अगर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखूंगा तो हम बोलेंगे सर OA कितना होगा? देखो OA होगा सर +30 मीटर। OB कितना होगा मेरे प्यारे? तो OB होगा सर -30 मीटर, समझे? लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी? 30। सुनो तो क्या बताया मैंने भाई, सुनो, O पर तुम और मोइन दोनों खड़े हैं, तो O से तुम गए इधर और O से मोइन गया इधर, ठीक है? तुम भी 30 मीटर आगे जाके रुक गए, ये भी 30 मीटर पीछे जाके रुक गया। तो अगर तुमसे देखो, अब आगे और पीछे जब मैंने बोल दिया तो समझो मैं वेक्टर बोल रहा हूं। अब ध्यान सुनना, तुम 30 मीटर आगे गए, वो 30 मीटर पीछे गया, तो समझो मैं वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं 30 मीटर आगे और 30 मीटर पीछे, मतलब मैग्नीट्यूड भी बोल रहा हूं और डायरेक्शन भी बोल रहा हूं। क्लियर? और अगर मैंने बोला दोनों ने कितनी दूरी तय की है, तो बस केवल जवाब देना होगा 30 मीटर। इसने भी 30 मीटर कवर किया, इसने भी 30 मीटर। ये हुआ स्केलर और वो वेक्टर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव होना मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही रहे, बस डायरेक्शन क्या हो? जस्ट अपोजिट। बताओ आई का मैग्नीट्यूड, आई का नेगेटिव वेक्टर, आई कैप का नेगेटिव वेक्टर -आई कैप, आई कैप का नेगेटिव वेक्टर -आई कैप, जे कैप का नेगेटिव वेक्टर -जे कैप, है ना? आई कैप का -1 आई कैप और जे कैप का -जे कैप और के कैप का -के कैप। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं। पहली एक्सरसाइज तो मुझे लगता है ऐसे उड़ा दोगे हवाओं में, ठीक है? देखिए पहला एग्जांपल इसने बोला, अच्छा फिर और समझ लेते हैं। इसको मिटा दूं? चलो जी, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं खास है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, आपकी बात समझ में आ रही है? भाई बात ना करो बिल्कुल भी, बताओ मुझे जल्दी से देखकर, क्या आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हैं? बहुत अच्छे। क्या आप साउथ ईस्ट जानते हैं? साउथ ईस्ट कहाँ होगा? ईस्ट और साउथ के जस्ट बीच में। बहुत बढ़िया। दिस इज, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। क्लियर? बोलो नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट बीच में कितना एंगल? इधर से और इधर से 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तब ये स्पेशली क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? बहुत अच्छे। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया, ये हो गया साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? नहीं, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, अगर मैं आपसे बोलूं 45 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मीनिंग है?
45 डिग्री ड्यू, DUE वाला ड्यू, 45 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बताओ ये है या ये है? देखिए कौन बताएगा। एक बार फिर सुनो, 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये है या ये है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, तो ईस्ट के नॉर्थ में कितना? 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर मैंने बोला 30 डिग्री ड्यू साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की ओर कितना एंगल? 30 डिग्री यहां होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत बढ़िया। 30 डिग्री, बार बार रिपीट कर रहा हूं, समझना है ये बातें, बहुत बेसिक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं। 30 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट था तो ये हुआ। और अगर 30 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ साउथ, बोलो ना भाई, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट में 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। 15 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 15 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के वेस्ट में 15 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं होगा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ साउथ नहीं होगा। कारण क्योंकि बच्चे नॉर्थ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ, जैसे नॉर्थ ऑफ साउथ में जाओगे बीच में एक डायरेक्शन आ जाएगी, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, हमेशा 90 डिग्री के बीच में एंगल रहेगा, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? और अगर अब और दिमाग लगा लो, तुम थोड़ा और समझना चाहते हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर मतलब 120 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ, सॉरी 120 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 120 डिग्री ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वैसे इस तरह की बात कभी ऐसी भाषा मैथ्स में यूज नहीं की जाएगी, बस हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं। 120 डिग्री क्योंकि 90 तक पहुंचते ही वेस्ट आ जाएगा। जब आप नॉर्थ के वेस्ट की ओर चलेंगे ना तो प्योर वेस्ट आ जाएगा। किधर? जब हम 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे भाई, नॉर्थ से आप एंगल बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे वो एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, प्योर वेस्ट आ जाएगा, प्योर वेस्ट। क्लियर है ना? कि अब हम क्या बोलेंगे बंदे को कि हम तो सीधे वेस्ट में जा रहे हैं हम। क्लियर है ना? बहुत से। लेकिन हम बोला 120 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ, सॉरी ड्यू वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो अब नॉर्थ से 120 डिग्री का एंगल ये हो जाएगा, तो वो तब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा? सर साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, साउथ और वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छे। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म, एग्जांपल ये था पहला। उसने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। खाली आपको बताना है मुझे देख देख करके इनमें से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। पहली बार बार कह रहा हूं, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको स्केलर, और जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उनको वेक्टर। बताओ 5 सेकंड, 5 सेकंड स्केलर या वेक्टर? स्केलर। कोई डाउट है? 5 सेकंड स्केलर, 5 मीटर, 5 मीटर स्केलर, 5 मीटर स्केलर, 5 मीटर इन ईस्ट वेक्टर, 5 मीटर केवल स्केलर, 5 मीटर इन ईस्ट वेक्टर। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव और लेंथ कैन नेवर बी वेक्टर। कैसे? अगर मैंने बोला 5 मीटर, दिस इज अ लेंथ, दिस इज लेंथ ओनली, 5 मीटर। अब पता नहीं किसकी लेंथ की बात करें, लेकिन है ये लेंथ, तो 5 मीटर मतलब लेंथ, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव और लेंथ कैन नॉट बी वेक्टर। क्लियर है ना? इसका मतलब 5 मीटर है स्केलर और 5 मीटर इन ईस्ट है वेक्टर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत अच्छे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब स्केलर। किसकी यूनिट है ये? वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन वेक्टर। समझ रहे हो ना? फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर स्केलर, 30 किलोमीटर पर आवर स्केलर। और अगर बोलूं 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ वेक्टर, 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वेक्टर। 30 किलोमीटर, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। तो 30 किलोमीटर पर आवर स्केलर। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्केलर। क्या है ये? डेंसिटी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी। समझ में आ रही बात? अभी कोई डाउट है? पक्का? हाँ क्या क्या ज्यादा डेंसिटी मतलब? हाँ
क्या क्या ज़्यादा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा किससे। बहुत ज़्यादा हो गई तो क्या मसला है उसमें, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं समझ पा रहा। अरे क्या, ये क्या पता किसकी है, ये कौन सी बातें पूछ रहे हो। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, और तुम कह रहे हो ये ज़्यादा नहीं हो गई, अरे हो गई ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कोई इशू है ज़्यादा होने से, नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये वाटर से भारी है या हल्का है, तो बोलेंगे सर भारी है क्योंकि डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। क्लियर हो गया, अभी को डाउट है बताओ। अर्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है नहीं, अर्थ की डेंसिटी, खाली मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी होती है, बस इसीलिए कह रहा हूं कितनी तुम थोड़ी बता पाओगे यार, किस किस को याद करोगे, नहीं। लेकिन अर्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा ही होगी, ये तो कंफर्म है सर। कारण वाटर लिक्विड हो गया और अर्थ हमारी सॉलिड है, तो ऐसे ही समझ में आता है सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। पहली बात। दूसरी बात सर, हमारी जो अर्थ बनी है बहुत सारे मेटल से मिलकर बनी है, इतने सारे मेटल्स इसके अंदर भरे हुए हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है अक्सर, ज्यादा ही होती है। बोलो बात समझ में आनी कि नहीं। अर्थ की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, अर्थ की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से ज्यादा होगी कम होगी, कम होगी। अगर एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कम होगी, एवरेज डेंसिटी की, बार बार बोल रहा हूं, एवरेज डेंसिटी की बात करें तो कम होगी, लेकिन किसी स्पेसिफिक एरिया की डेंसिटी की बात करेंगे तो ज्यादा। जैसे मान लो कोर की बात करने लगे तो ज्यादा होगी मरकरी से, समझ गए ना। अर्थ का जो कोर है, उसका जो कोर मटेरियल जो है, कोर मटेरियल, उसकी डेंसिटी वाटर मरकरी की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होगी, खाली ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होगी, समझ गए ना। अरे पकड़ पाते हो कि नहीं ये बात, क्योंकि वहां पाया जाता है निकेल और आयरन, समझ में आ रही बात ना, क्लियर है। अंदर कोर में क्या पाया जाता है, निकेल और आयरन सबसे ज्यादा, तो आयरन की डेंसिटी तो पक्का मरकरी से ज्यादा ही होगी, क्लियर है। लेकिन एवरेज डेंसिटी अगर निकालोगे तो मरकरी से कम आती है, क्लियर। ऐसी जानकारी के लिए बता दिया, बाकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रटना नहीं मारना, रट्टा उट्टा नहीं मारना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं है बच्चे। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर और वेक्टर, स्केलर, किस चीज की यूनिट है ये, डेंसिटी की। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आज की क्लास में तीनों सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बोलो इंटेंसिव, सोच लो। देखो भाई ये इंटेंसिव बता रहा, बाकी कोई क्या कह रहा है, सब कह रहे हैं इंटेंसिव। मतलब कैसे इंटेंसिव, बताओ जिशान, कैसे इंटेंसिव। अरे यार ये तो गलत बात है, खाली रटना थोड़ी ना है। कैसी है आदित्य इंटेंसिव, अंशु कैसी है, नहीं पता है, तो ये बहुत बुरी बातों में से एक बात है ये, है ना। क्योंकि जो पढ़ लिया वो छूट गया, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने। बताओ क्यों इंटेंसिव, मास से इंडिपेंडेंट होती है, पक्का, कैसे एक्सप्लेन करो। हाँ मतलब सर आप एक गिलास पानी लीजिए, चाहे एक बूंद पानी लीजिए, चाहे एक समुद्र पानी लीजिए, डेंसिटी सेम ही होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई समुद्र में जो पानी मौजूद है इसकी डेंसिटी कितनी है, ये थोड़ी कहता है इतने पानी की डेंसिटी कितनी है, बोलता है इस पानी की यानी इस मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। नेचर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है, लेकिन सर उसी सेम मटेरियल के आप छोटा बड़ा कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिए, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट लीजिए, उसकी डेंसिटी क्या ही लाएगी, सेम। जैसे हम कहते हैं कॉपर की डेंसिटी फिक्स है ना, चाहे आप कॉपर का आप 1 करोड़ किलोमीटर लंबा तार बनाओ, चाहे 1 मीटर लंबा तार बनाओ, चाहे 1 सेंटीमीटर लंबा तार बनाओ, उस कॉपर की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का। कॉपर का स्मॉल एन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। कॉपर का स्मॉल एन, कॉपर के 1 मीटर तार का स्मॉल एन और आधे मीटर तार का स्मॉल एन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब देखो मैं ये चाहता हूं कि आपका माइंड मेरी तरह से काम करे कि सर ये स्मॉल एन है क्या, स्मॉल एन क्या है बता दो हमें, बोलो ना। देखो सुन ही नहीं रहे हैं। अरे अच्छा बात तो सुनो, एक बात बताओ, आपके मेरा स्टूडेंट होने का फायदा तब है जब आप मेरी बात को कोड वर्ड में भी समझने लगे। भाई समझ लो ना बात को, मैं अचानक से आपसे कोई भी बात करूं आप उसको समझ जाओ, यानी कोड वर्ड में भी जब आप बातें समझने लगे तब तो मैं मानूंगा ना कि आप मुझसे चीजों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैंने बोला कॉपर का, सुनो सुनो बच्चे, कॉपर का स्मॉल एन, कॉपर का स्मॉल एन
1 मीटर तार के लिए या आधा मीटर तार के लिए सेम होगा, अलग अलग होगा? सब बोलेंगे सेम होगा। अब पता ये होना चाहिए पहले ये स्मॉल एन है क्या, पता होगा तो आप बता देंगे। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सर जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो गई, पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो गई, तो आप चाहे आप इतना सा टुकड़ा लीजिए तार का, चाहे इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, उसमें एन की वैल्यू सेम रहेगी। स्मॉल एन की वैल्यू सेम रहेगी, कैपिटल एन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। बोलो बात समझ कि नहीं? बोलो कैपिटल एन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है? बोलो ना, कैपिटल एन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। कारण क्योंकि जितना था वॉल्यूम उतना ही ज्यादा कैपिटल एन होगा। बहुत बढ़िया। और स्मॉल एन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, क्लियर है ना? क्योंकि उसमें अब वो तो पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अब बताओ डेंसिटी भी कैसी हो गई? पर यूनिट वॉल्यूम, मास पे डिपेंड नहीं करती है, समझ गए ना? इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हो गया? ओके जी। ये बच्चे बताओ जल्दी, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ, बताइए। कल इवनिंग में रहेंगे ना? 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, बोलो कैसी है सर? वेक्टर, वेक्टर। हो गया भाई। एक्सरसाइज 10.1 यही है। एक बार फिर सुनो, ध्यान सुनो, आपको बस मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं जैसा इसने दिया है मुझे, और इसने इनके नाम भी लिखे होंगे कुछ। ओके जी, लिखे हैं। इसका लिखा है वेक्टर ए, इसका नाम लिखा है वेक्टर बी, इसका नाम लिखा है वेक्टर सी, और इसका नाम लिखा है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर डी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक के बीच ये वेक्टर डी। आपको मुझे बताना है इनमें से कौन कौन कोलिनियर हैं। बताइए इनमें से कौन कौन वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हैं? वेक्टर ए कॉमा वेक्टर सी कॉमा वेक्टर डी आर कोलिनियर्स। किसी को डाउट है? ये बाय वाले बच्चों के लिए भी है भाई, ये मत सोचो मैथ्स चल रहा है, मैथ्स नहीं चल रहा, फिजिक्स ही चल रही है, ठीक है ना? ध्यान लगाओ, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी तीनों क्या है? एक दूसरे के कोलिनियर हैं। ओके जी, दूसरा बताओ, इसमें से कौन कौन इक्वल वेक्टर्स हैं? कौन कौन इक्वल वेक्टर हैं? ए और सी। अभी आप सोचिएगा, वैसे मैंने खैर काफी बिल्कुल ही मिल गया ना, काफी हद तक सेम है, बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहां पेपर में देखकर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कह रहे देखकर ही जो लग रहा हो वही बताना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में इक्वल है, वेक्टर डी भी सी के इक्वल है क्या? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर होगा तो फिर देखना ध्यान से, पार की नजरों से, दोनों की लंबाई बराबर है क्या, तो होगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ओके, स्केल से नाप के नहीं बनाऊंगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, स्केल से नाप लेना, क्या दिक्कत है? पेपर में आएगा तो आपके पास तो रिटर्न ही पेपर होगा ना। अब अगर डिजिटल पेपर होने वहाँ के स्क्रीन पे ऐसे स्केल से नापोगे, वो तो जूम करके बड़ा भी हो सकता है, नहीं समझे? इसलिए यहाँ ध्यान लगाओ। हाँ, रिटर्न पेपर होता तो ऐसा ही होगा। बोलो कितने को इनिशियल वेक्टर है? कौन कौन को इनिशियल वेक्टर है? को इनिशियल सर, वेक्टर बी, सी एंड डी आर को इनिशियल। वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल है कि नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ए और बी नहीं है को इनिशियल, ये यहां से इसका ओरिजिन है और इसका ओरिजिन यहां से है, और दो चीजें तब को इनिशियल कहलाती हैं जब उनका ओरिजिन सेम होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनिशियल है या नहीं है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे को इनिशियल है कि नहीं है? बोलो गोपाल बता के देखो, नहीं श्वेता बता के देखो। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनिशियल है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो भाई। फोकस पे रखे हुए पॉइंट ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स लेंस पर आने वाली रेज, फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स लेंस पर आने वाली रेज को इनिशियल वेक्टर है कि नहीं है? है। फोकस पर रखे हुए पॉइंट ऑब्जेक्ट की से आने वाली रेज जो कि कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही हो, को इनिशियल वेक्टर है कि नहीं है? यस सर हैं। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस से पार होकर फोकस पर मिलने वाली लाइट रेज को इनिशियल वेक्टर है, सॉरी को इनिशियल रेज को इनिशियल वेक्टर है कि नहीं है? नहीं है।
इनको कहा जाता है को टर्मिनस वेक्टर। क्या कहा जाता है? को टर्मिनस। जिनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है वो को इनिशियल, जिनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन होता है मतलब जहां जाकर के वो टर्मिनेट हो जाती हो, टर्मिनेट हो जाती हो। टर्मिनेट होना मतलब खत्म हो जाना, वहां जाकर के उनका एंड हो जाना, को टर्मिनेट। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनस हैं, को इनिशियल नहीं है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? कारण क्योंकि सर वो तो बहुत पता नहीं कहां से आ रही होंगी, कोई यहां से आ रही है, कोई वहां से आ रही है, लेकिन आके मिलती कहां है? सब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली रेज यानी उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो को इनिशियल होंगी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं मैं प्यारो, ये चीज ऐसा नहीं है कि अब है ना फिजिक्स चल रही नहीं है, आपको लग रहा फिजिक्स चल रही। भाई वेक्टर तो मतलब फिजिक्स में ही पढ़ा था हमने पहले, तो क्लियर हो गया? ओके। एक्सरसाइज 10.1 पूरी तरीके से सिर्फ ऐसे ही चाय का आधा कप, एक कप भी मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा आपका, चाय का आधा कप पिएंगे और एक्सरसाइज 10.1 बातों बातों में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना? ओके तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर की कुछ अगली कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके।